हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा पीटी के लिए जो होमवर्क सीरीज है उसका डिस्कशन करेंगे। और ये आज से स्टार्ट करें हम लोग। डे 1 है, ये 20 जनवरी 2025 को प्रैक्टिस कराया गया था। टोटल इसमें इस टाइप के 52 सेट है और बाकी जो 8 सेट है जिसमें सब्जेक्ट वाइज है, करेंट का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का और फुल टेस्ट है। तो टोटल 60 सेट है जिसे हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वालिटी 2 सेट में थोड़ा ख़राब है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। तीसरे सेट से क्वालिटी इससे अच्छा मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस टाइम जो मुख्यमंत्री थे यह भोला पासवान शास्त्री थे। साथ ही याद रखेंगे उस टाइम जो राज्यपाल थे यह थे नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो याद रखना है। और साथ में यह भी याद रखना है कि जो राष्ट्रपति शासन लगता है यह आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगता है। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि 365 के अकॉर्डिंग भी राष्ट्रपति शासन लगता है। जो 356 के अकॉर्डिंग लगता है, 356 के अकॉर्डिंग संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग कोई राज्यपाल अगर केंद्र द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो 365 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लगता है, याद रखेंगे। और सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो भारत में पंजाब प्रांत में लगा था। वही बिहार की बात करते हैं तो बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। उसके बाद 1969 में लगा था, फिर 1972 में लगा था, उसके बाद 1977 में लगा था, फिर 1980 में लगा था, फिर 1995 में, 1999 में और सबसे लास्ट बार 2005 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो सिंधु तथा सतलज के मध्य जो हिमालय है उसको हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। साथ ही याद रखेंगे सतलज और काली के बीच जो है उसे बोलते हैं कुमायूं हिमालय। और जो काली और तीस्ता नदी के बीच में है उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और जो नेपाल हिमालय है यह सबसे बड़ा है और तीस्ता से लेकर के दिहांग तक को दिहांग हिमालय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो 1809 में यह फारसी में पुस्तक लिखा गया था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जिसका मतलब होता है एकेश्वरवादियों को उपहार। यह राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी। और राजा राम मोहन राय हैं ये अकबर द्वितीय के शासनकाल में थे और इन्होंने अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जो रचना की थी यह मूलतः गुजराती भाषा में की थी और इसकी रचना 1909 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रोटेम स्पीकर करते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो उनमें जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता है उनको प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है ताकि वो बाकी सदस्यों को शपथ दिला सके। नेक्स्ट है, दुग्धधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो जो दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आंख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा होता है उसे आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 85 है जिसके तहत जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की सलाह पे लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है,
इसरो का जो गठन कब हुआ था, तो इसरो का जो गठन हुआ था यह हुआ था 15 अगस्त 1969 को, और इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं, तो जैसे हम लोग कुछ भी खेलते हैं प्ले ग्राउंड में तो उसको ग्राउंड बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं, इस तरीके से। तो जो घुड़सवारी होता है उसके ग्राउंड को बोलते हैं हम लोग एरिना, याद रखेंगे, इसे बोलते हैं एरिना। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान देना है, यह सिर्फ शिक्षक दिवस नहीं है, यह राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं है, यह है विश्व शिक्षक दिवस जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और जो 5 सितंबर को मनाया जाता है वह होता है शिक्षक दिवस, वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 104वां संविधान संशोधन 2024 में हुआ, जिसके तहत जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का चयन किया जाता था उसे खत्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है, और जो ये 12 है राज्यसभा में कला साहित्य के क्षेत्र से चूज किए जाते हैं, ये अभी भी है। तो हम इसे आंसर 12 ले सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं दिया हो तो 14 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो है यह हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। तो यह लाल रंग होता है जिसके प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है यह सबसे कम होता है, और जो बैगनी होता है उसका सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड की मुद्रा है, तो स्विट्जरलैंड की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं फ्रैंक। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार, तो जलीय एवं स्थलीय बोला है यानी सबसे पश्चिम से लेकर पूर्वी यानी अंडमान निकोबार तक, तो सिर्फ जलीय और स्थलीय की बात करता है। सीधे सीधे पूछा गया है कि अक्षांशीय विस्तार, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट है भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं, जिसमें एक सिक्किम है और 7 7 सिस्टर है। याद रखना है जो सिक्किम है यह 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। 7 सिस्टर में आते हैं मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये सभी ये सभी 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। और जो वेस्ट बंगाल है यह पूर्वी भारत के अंतर्गत आता है। ऐसे भी नहीं सोचना है कि वेस्ट बंगाल पूर्वोत्तर में आता है, तो पूर्वोत्तर के अंतर्गत जो है 8 राज्य आते हैं, 7 सिस्टर और सिक्किम। नेक्स्ट है खंबात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है। तो खंबात की खाड़ी जो है यह काठियावाड़ और मुख्य हिस्से के बीच में अवस्थित है। जब गुजरात का मैप देखेंगे तो उसमें ये काठियावाड़ का हिस्सा है और एक होता है मुख्य भूमि होता है, और एक और हिस्सा होता है इधर। तो जो मुख्य हिस्सा है और काठियावाड़ का हिस्सा है, तो यहाँ पे दमन होता है और एक दीव होता है, तो दमन और दीव के बीच में स्थित है जो काठियावाड़ और मुख्य हिस्से से बटा हुआ है। नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत में जो समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है वह गुजरात में है पहले नंबर पे, और सेकेंड नंबर पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में भी दूसरे नंबर पे सबसे लंबी तटरेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारतीय जो मानक समय है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप इसको याद कर सकते हैं। मौका एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है 6 डिग्री चैनल किसके बीच है। तो जो 6 डिग्री चैनल है यह ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है।
ग्रेट निकोबार जो है यह अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम भाग है, और जो सुमात्रा है यह इंडोनेशिया का एक द्वीप है। तो दोनों के बीच में 6 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो भारत का जो औसत समुद्र तल का मापन किया जाता है यह चेन्नई के तट से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, अगर इस पे 12 बज रहा हो तो अगर 100 डिग्री पे जाएंगे तो देखते हैं 1 डिग्री 15 डिग्री में जो होता है 1 घंटा आगे होता है, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट समय बढ़ता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 100 डिग्री पूर्व देशांतर, तो यानी 400 मिनट आगे हुआ। 400 मिनट तो 60 मिनट का होता है, 1 घंटा तो कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 घंटा 40 मिनट, तो यानी 6:40 ये शाम को हो जाएगा। यानी जब 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बजेगा तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6:40 शाम का होगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? तो पूरे पृथ्वी को टोटल 179 अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है। जो बीच वाला एक होता है वह दोनों में कॉमन होता है, इसलिए 179 ही होता है। अगर ऑप्शन में 179 नहीं रहेगा तो 180 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम यह टॉलमी के द्वारा दर्शाया गया था। याद रखेंगे, टॉलमी के द्वारा भारत को दर्शाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कर्क रेखा के ऊपर जो 8 राज्य स्थित है। याद रखेंगे, कर्क रेखा जो गुजरती है कर्क रेखा के उत्तर में 12 राज्य हैं, और कर्क रेखा जो गुजरती है यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है? यह छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटती है, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी भारतीय मानक समय रेखा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने राज्य हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में 5 राज्य है, जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। नेक्स्ट है, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो भारत में टोटल 12 राज्य हैं जिनकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। स्पर्श करने वाली जैसे है गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, उसके बाद उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इस तरीके से कुछ राज्य हैं जो सीमाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, और जो 12 राज्य हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कहते हैं। तो तमिलनाडु से कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक जो तट है उसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं, और यहाँ पे लौटते हुई मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट है, सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई? तो सहकारी क्षेत्रों के विकास के लिए 2021 में सहकारी मंत्रालय की स्थापना की गई है। 2001 से 11 के बीच भारत के जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि जो हुई है वह 17.64% हुई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? तो यह 25 नवंबर 2024 को
बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया और यह न्यू दिल्ली से शुरू किया गया। याद रखेंगे कि भारत में जो सबसे ज़्यादा बाल विवाह होता है वह होता है वेस्ट बंगाल में, और सेकंड नंबर पर जो होता है वह बिहार में होता है। वहीं कंट्री में बात करेंगे तो बांग्लादेश है जहाँ पे सबसे अधिक बाल विवाह होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो शुभारंभ है यह 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? तो ये वेस्ट बंगाल में हो जाएगा 1 नंबर पे, और 2 नंबर में बिहार हो जाएगा। याद रखेंगे दूसरे नंबर पे बिहार सबसे अधिक बाल विवाह होता है। नेक्स्ट है ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो जो ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट है यह सेव द चिल्ड्रन के द्वारा, संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण जो है यह अधिनियम 1969 में पारित किया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है यह 1951 में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है यह लक्षद्वीप हो जाएगा। वहीं भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, जहाँ पे 11,000 प्लस लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला जो यूरोपीय कंपनी है यह पुर्तगाली है, क्योंकि यह आया तो था 1498 में, लेकिन वापस गया था ये 1961 में, आज़ादी के बाद तक रहा था, इसलिए सबसे अधिक दिनों तक हो जाएगा यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था यह अल्बुकर्क था। इससे पहले एक वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और दूसरे नंबर पे आया था 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क। तो जो अल्बुकर्क था इसको पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहला जो नगर निगम की स्थापना किया गया था यह मद्रास में 1688 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो यह था जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो जो वांडीवास का युद्ध है यह 24 जनवरी 1760 को यह ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस की बुरी तरह हार हुई थी, और 1960 के वांडीवास के युद्ध से ही माना जाता है कि फ्रांसीसियों का पतन हो गया। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था या पांडिचेरी को बनाया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारी कोठी खोली थी? तो अंग्रेजों ने यह शाहजहां के समय में 1632 में अपनी व्यापारी कोठी जो है यह पटना में खोली थी। नेक्स्ट है कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो जो कर्नाटक युद्ध है यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। वही चोल का युद्ध कब हुआ था? तो चोल का युद्ध जो है यह 1508 में मिस्र और पुर्तगाल के बीच में हुआ था, जिसमें मिस्र की जीत हुई थी और पुर्तगालियों की हार हुई थी। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय का जो पूर्वगामी है यह अल्बुकर्क को बोला जाता है, क्योंकि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था, लेकिन उससे पहले अल्बुकर्क ने पुर्तगाली बस्ती से
सती प्रथा का अंत किया था। इसलिए अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पुरोगामी बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यह 1602 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुई थी? तो जो 7 वर्षों तक युद्ध हुआ था ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, यह 1756 से 63 तक हुआ था और यह पेरिस की संधि के तहत खत्म हुआ था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह लॉर्ड मैकाले के द्वारा बोला गया था कि कंपनी जो है एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई? तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त जो फैक्ट्री है यह मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली गई थी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया? यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही याद रखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट आया, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वहीं 1858 के एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। नेक्स्ट है, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही किया गया था। और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट में 5 देश है, तो 5 नहीं वो 7 हो जाएगा, जिसमें मालदीव और श्रीलंका भी शामिल हो जाएगा। भारतीय सब कॉन्टिनेंट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसमें मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 7 देश होंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने पढ़े थे आर्टिकल जो होता है 365 के द्वारा भी राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वहाँ पे हमने गलती से राज्यपाल बोल दिया था, तो वो राज्य होगा। यानी किसी राज्य के द्वारा जब केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं होता है तो आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। आगे देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1777 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1777 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया था, जिसमें कुछ सुधार किए गए थे। नेक्स्ट है, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी? तो यह एक्ट आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में संख्या जो है 4 से घटा करके 3 कर दी गई थी। और पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए नाम है क्योंकि उस टाइम जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे वो पिट थे। गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया था? तो गवर्नर जनरल को जो वीटो शक्ति का अधिकार है यह 1786 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिया गया था। अगला है, किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एक अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था? तो ये था 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, जिसके द्वारा कंपनी को भारत में व्यापार के लिए एक अधिकार है, इसको अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम विधि आयोग का जो गठन है 1864 में किया गया था, 34 में, और यह मैकाले के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में मैकाले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे?
तो 1813 का चार्टर एक्ट है, जिसमें प्रति वर्ष भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट है 1773 का अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो 1773 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके जो मुख्य न्यायाधीश थे यह एलिजा इम्पे थे। याद रखना है, सर एलिजा इम्पे थे। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर जो हैं इनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वह बंगाल यानी कलकत्ता के गवर्नर के अधीन हो गए थे। अगला क्वेश्चन है 1784 का अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1784 का जो अधिनियम आया था, जब पारित हुआ था, तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे यह विलियम पिट थे। इसलिए जो एक्ट आया था उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम था। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो यह 1813 का चार्टर एक्ट था, जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, यानी कि अब भारत के साथ अन्य लोग भी व्यापार कर सकते थे। नेक्स्ट है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? यह था 1833 का एक्ट, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यह बने थे विलियम बेंटिक। क्या रखेंगे? विलियम बेंटिक को बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? तो ये थे लॉर्ड मैकाले। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य शामिल किया गया, यह लॉर्ड मैकाले थे। अगला क्वेश्चन है भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिसमें से 2024 में 5 शास्त्रीय भाषा को जोड़ा गया और पहले से 6 शास्त्रीय भाषा शामिल थे। सबसे पहले संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तमिल को, फिर उसके बाद संस्कृत को दिया गया था। नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है? तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम नृत्य है इसको भरतनाट्यम को माना जाता है, जो तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो भारत में टोटल ऐसे 8 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 6 को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन में 8 नहीं हो तो हम लोग 9 आंसर टिक करेंगे। नेक्स्ट है कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो कन्नड़ और तेलुगु भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2008 में। अगला है मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है? तो मणिपुर में जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसमें भगवान राधा कृष्ण का कथा प्रसंग का चित्रण किया जाता है।